बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। अफ्रीका में एक बार फिर से गंदे और मकरूह तरीन खेल का आगाज़ हो चुका है। आपने पिछले 2-2.5 सालों में देखा होगा कि इमरान खान और उनकी अहलिया की बेशतर बार जो ऑडियो लीक्स भी इस वक्त सामने आई, और फिर इमरान खान साहब की ऐसी बदबूदार और घटिया तरीन जो खेल खेला गया कि उनकी ऑडियो भी लीक कर दी गई, और फिर वो एक किसी खातून के साथ थे, और फिर बताया गया कि खान साहब जो है उनका किसी ख्वाजा सरा के साथ ताल्लुक था। यानी कि इस तरह का खेल खेला गया, इमरान खान के खिलाफ हर तरह का कार्ड खेला गया, लेकिन पाकिस्तान की कौम उससे इश्क कर बैठी है। इमरान खान जो है वो कौम के दिलों में घर कर गया है, और इमरान खान का नजरिया घर घर तक जा पहुंचा है। आपने ट्विटर को बंद कर दिया, आप सोशल मीडिया बंद करने के चक्कर में फायरवॉल आपने लॉन्च कर दिया कि यूट्यूबर्स की रीच को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी लोगों के पास बहुत सारे जराए हैं कि वो उसके जरिए कौम तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि एक बार फिर से बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी गई। सनम जावेद, जो कि पिछले 1 साल से जेल में कैद हैं, 14वीं से 15वीं बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। एक केस से निकलती हैं तो दूसरे केस से निकलते हैं तो तीसरे केस, बार बार उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सनम जावेद की खुफिया वीडियो रिकॉर्ड करने का मामला, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक खातून जो कस्टडी में मौजूद है उनकी वीडियोस को बनाना, ये मामला और माजरा क्या है, वीडियो किस तरह की है, कैसे बनाई गई, किसने बनाई, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में वमा हकाइक और वमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब जनरल आसिम अली साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ये ऐलान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके सामने कुछ आम तरीन तफसीलात रखनी है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट जनाब खुलकर सामने आ चुकी है, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो कह दिया है कि देखें अब एनफ इज एनफ, डू और डाई है। इमरान खान साहब जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी भी हो सकती हैं। ये मामला क्या है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे खुलकर सामने आई, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पंजाब के अंदर फॉर्म 47 की जो वज़ीर आला हैं, जो मार शक्कत से अपनी सीट हार गई, लेकिन जैसे आप सबको पता है कि मरीम नवाज जो है वो चूंकि बूट बहुत अच्छे पॉलिश करती हैं। मैंने शायद मोची को भी इतने अच्छे बूट पॉलिश करते हुए नहीं देखा, हमारे मोची भी शायद इतने अच्छे बूट नहीं पॉलिश करते जैसे ये शरीफ खानदान जो है वो जनाब बूट पॉलिश करते हैं, और गेट नंबर 4 के ऊपर लटके होते हैं, और वहाँ पर जो जिस तरह से नाच नाच कर इन्होंने घुंघरू तोड़े, उसके बाद जो है इक़्तिदार में आए। तो इनका एक बयान भी चल रहा है कि इक़्तिदार में आना कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, वो एक दरवाज़ा है, तो वो चोर दरवाजे से लोग आए बेसिकली। तो नाच नाच कर इन्होंने घुंघरू तोड़े हुए हैं। तो आज मरीम नवाज साहिबा की तारीफ हुई, तारीफ कैसी हुई ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जनाब मरीम नवाज साहिबा ने पहले तो सोशल मीडिया के जो टिकटॉकर्स हैं नाम निहाद, उनको जनाब लॉन्च किया, उनको पैसे दिए, पेड प्रमोशंस करवाई, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को पैसे देकर उनसे पेड प्रमोशंस करवाई। तो मरीम नवाज की जो आज तारीफ की गई, एक पोजीशन होल्डर बच्चा है, मैट्रिक में जो रिजल्ट आया, तो उसमें जनाब वो उनको बुलाया गया कि आए हमसे जो है वो इंटरेक्शन करें। अब हुआ वहां पर ये कि वो बच्चा जो है वो एक पर्ची से पढ़कर ये बात कर रहा था, मरीम नवाज साहिबा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर्ची से पढ़कर। चलो, ये भी एक बड़ा मेहनती काम है और ये बड़ा मुशक्कत वाला काम है जो उसने बच्चे ने जो है वो पर्ची से पढ़कर कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप जो बच्चा पैदा होता है ना हॉस्पिटल में, उसके पास जाएं, माइक लेकर जाएं मीडिया वाले, और उससे पूछें कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है या आप किससे प्यार करते हैं, उसका जवाब एक ही होगा, वो इमरान अहमद खान न्यासी है। यानी कि ये सूरत हाल है कि सब बच्चा जो है वो जानता है कि पाकिस्तान को बेसिकली चला कौन रहा है। इमरान खान साहब ने इस निज़ाम को इकट्ठा कर दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आपने देखा कि पॉलिटिकल गैंगस्टर, 13 पार्टियों का इत्तेहाद, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे का सारा निज़ाम उसके खिलाफ इकट्ठा हो गया। लेकिन अल्लाह की ताकत, आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है। इमरान खान साहब चूंकि वो हक और सच के साथ खड़े हुए थे, आपने इस पर गोलियां चला दी, आपने जान से मारने की कोशिश की, आपने फितना काफिर मरज़ाई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, कौन सा कार्ड आपने नहीं खिला। इधर निकाह केस आपने कर दिया, इमरान खान ने पुशअप से निकाह क्यों किया, उस वो आपने बदबूदार खेल आपने खेल लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप समझते ना आप मुझे जलील कर रहे हैं, आप मुझे जलील नहीं कर रहे, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो बेसिकली जो ताकतवर बैठे हो, एक ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान की, अब बेहतर तौर पर जानते हैं कि एक ही ताकतवर शख्सियत होती है जो पाकिस्तान को चलाती है, करता धरता है इस निज़ाम का, स्याह और सफ़ेद का वो मालिक है। तो बेसिकली आर्मी चीफ शहबाज शरीफ तो नहीं है, वो अरशद शरीफ ने कहा था ना कि बेसिकली देखें ये बज़ाहिर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पस आइना कोई और है, तो पस आइना कोई और जो भी है आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जनाब हुआ ये कि वो ताकतवर शख्सियत बैठी हुई थी एक कमरे के अंदर, वहाँ पर कुछ मीटिंग चल रही थी, तो उसके दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान बड़ा घटिया इंसान है, इमरान खान जो है ना वो प्ले बॉय है, इमरान खान जो है वो मॉरली करप्ट है।
وہ کہتا ہے کہ مجھے مورلی کرپٹ بندہ پسند نہیں ہے، لیکن جو کرپٹ انسان ہے جو پیسہ بناتا ہے پاکستان میں، یہاں سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کر چلا گیا۔ تو جناب یہ ایک صورتحال ہے کہ عدت نگاہ کیس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ، اور کل سپریم کورٹ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں اہم ترین کیس کی جو ہے وہ فل کورٹ بینچ کا اہم ترین بیٹھک ہوئی، اس میں یہ فیصلہ طے ہونا تھا کہ کون کس کے حق میں کون کس کے حق میں نہیں ہے، لیکن ابھی تک قاضی صاحب کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے۔ جو میرے ذرائع ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ 6-6 سے فیصلہ برابر ہے، اور اس میں جسٹس عائشہ افریدی صاحب جو ہیں ان کا ووٹ بہت اہم ہوگا، جو ایز پر نئے ریسورسز جسٹس عائشہ افریدی سرپرائز دے سکتے ہیں۔ دو آپشن زیر غور ہیں، یا تو حکومت کو یہ نشستیں نہیں ملیں گی یا پھر پی ٹی اے کو نشستیں نہیں ملیں گی، دونوں کو نشستیں نہیں ملیں گی۔ یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوا کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کرتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، تو اب پارٹی چونکہ وہ رجسٹرڈ ہے، چونکہ وہ الیکشن لڑ سکتی تھی، تو اس فیصلے کو ریورس کر کے تمام لوگوں کو کہیں گے آپ جناب آزاد امیدوار ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر کے وہ مخصوص نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ نظام اس کا بینیفیشری ہے، چیف جسٹس کے بینیفیشری ہیں چیف جسٹس قاضی قاضی فائز صاحب، تو جناب وہ جو ہیں وہ اس کیس کے سب سے بڑے بینیفیشری کیوں ہیں؟ وہ بینیفیشری اس وجہ سے ہے کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، ایکسٹینشن کم ملے گی جب یہ مخصوص نشستیں آپ قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہیں وہ ان کو دے دیں گے حکومت کو، تو 2/3 ان کے پاس آ جائے گی، آئین کے اندر ترمیم کر لیں گے وہ آرام سے، قاضی صاحب کو جو ہے وہ جناب مخصوص نشستیں پھر ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری اس کیس کے کون ہیں؟ جو اس کیس کے سربراہ ہیں، جو اس کیس کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں، قاضی صاحب جو جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن بنے پھرتے تھے نا عمر عطا بندیال کے دور میں، خطوں پر خط، یہ بندیال صاحب نے کر دیا، بندیال صاحب نے وہ کر دیا، آج وہ لمبا لیٹے ہوئے جناب طاقتوروں کے سامنے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ کل کا دن بڑا عام ہے، اور جسٹس عائشہ افریدی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، یہ 3 ججز ہیں جن کے اوپر سب کی نظریں ہیں۔ انپریڈکٹیبل فیصلہ ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 23 نشستیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں، یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ کا جو فلور ہے وہ کمپلیٹ ہے، کہ 23 نشستوں کے علاوہ بھی کمپلیٹ ہے، تو لہٰذا ہم یہ نشستیں جو ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں دیں گے، نہ پی ٹی اے کو دیں گے، نہ جناب ہم جو ہے حکومت کو دیں گے۔ لیکن اس سے نظام جو ہے وہ بکھلایا ہوا ہے۔ اس سے ایک چیز بڑی بات ہے کہ نظام اس وقت ڈرا ہوا ہے۔ ڈرا کیوں ہے؟ کہ عمران خان کی واپسی ہوگی، الیکشن ٹریبونل کا کیس ہے، وہاں پر جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں، جسٹس طارق مجنگری صاحب کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں موت کی کہ ہم آپ کو مار دیں گے، ڈی جی آئی ایف آئی اے جو ہے وہ کال کرتا ہے، حالانکہ دیکھا گیا کہ ایف آئی اے نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی کال نہیں ہے، لیکن وہ ڈی جی ایف آئی اے بتا رہا ہے کہ میں ایف آئی اے ڈی جی بات کر رہا ہوں، طارق مجنگری سے میری بات کرنا ہے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، فلان کر دیں گے۔ پاکستان کو اب جانا کیسے جاتے ہیں؟ چلیں خیر یہ ایک صورتحال ہے۔ چلیں جناب سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھ دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ کھل کر کیسے سامنے آئی؟ کھل کر تو پہلے بھی سامنے ہے، ننگا ناچ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا گرم حمام ہے، اس میں یہ پولیٹیکل گینگسٹرز بھی ناچتے ہیں، بیوروکریسی بھی ناچتی ہے، جوڈیشری بھی ناچتی ہے، ججز بھی ناچتے ہیں، سارے جو ہیں وہ حمام کے اندر جو ہیں وہ ننگے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ننگا دیکھ کر جو ہے وہ شرماتے بھی نہیں ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یار جو جیسا چل رہا چلنے دو۔ تو خیر حسن ایوب خان صاحب وہ جناب آج کل جو ہے سب کچھ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ طاقتوروں کے بہت بڑے ٹاؤٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ حسن ایوب کہتے ہیں کہ تھوڑے کو بہت سمجھیں، جی کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ وہ بیسیکلی عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نشان عبرت بنا دیں گے، جی کا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے، میں ہوائی فائر نہیں کرتا، بہت کچھ ہونے والا ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، پچھلے 3 سالوں سے اس کا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن راوی تو بڑھ گئے، جو مرضی کر لیں، عمران خان صاحب نے نظام کو تو ننگا کر دیا ہے، وہ اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا آپ کچھ بگاڑ لیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے۔ پچھلے اگر 2.5-3 سالوں میں خان صاحب آپ کی بات نہیں مانا، وہ کہتے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا، تو آپ اس کو کیا منا سکتے ہیں؟ اس کا باپ بھی شاید منا سکتا تھا، تو خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کیسے منا سکتے ہیں؟ تو ایک چیز تو یہ بڑی واضح ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اب وہ ان کو مزید ٹانگ دیا جائے گا، خان صاحب کو یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کے سامنے گھٹنے نہیں دے گا۔ اس کی اسٹریٹجی بڑی اہم ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں کہ وہ کھیل کیسے رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر میں جیل کے اندر رہوں گا اتنا میں خطرناک ہو جاؤں گا، اتنا میں مضبوط ہو جاؤں گا، نظام میرے بغیر نہیں چل سکتا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتوروں کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو جناب ایک یہ صورتحال ہے۔ اور آرمی چیف صاحب کا جناب ایک بیان بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، ٹھیک 10 جو ہے 2023، آج سے 1 سال پہلے، آج ہی کی تاریخ میں وسیم عباسی صاحب نے ایک خبر جو ہے رپورٹ کی، جس میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 1 سال کے اندر معیشت جو ہے مضبوط ہو جائے گی، اور مایوسی پروپیگنڈا ہے، یعنی کہ انہوں نے بیسیکلی ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا کہ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں مایوسی پھیلا کر۔ چلیں بات مان لی ہم نے کہ 1 سال میں معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، 1 سال تو ہو گیا، آج بھی ملک جو ہے وہ کھڈے رہنے لگا ہوا ہے، نہ چائنا ہمیں قرض دینے کو تیار ہے، نہ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں پولیٹیکل انریسٹ تو ختم کرو۔
आप जो है यहाँ पर, अब हम मैंडेट वाली गवर्नमेंट नहीं है, अमरीकी कांग्रेस के अंदर करारदाद मंजूर हुई, उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में जो इलेक्शन हुआ फ्रॉड ज़्यादा इलेक्शन था, आप इसकी तहकीकात करवाएं, हमारे मुल्क में इंसानी हकूक़ के खिलाफ लगातार वर्जियाँ हो रही हैं, आप लोगों के घरों में घुसते हैं, आपका दिल करता है आप लोगों के घरों में घुसकर जो है वो वहाँ पर जो तमाशबीनियाँ करते हैं वो भी आपके सामने है। तो जनाब देखें, एक साल के अंदर एक सबसे पहली बात तो ये है कि ये आर्मी चीफ की डोमेन बनती नहीं है कि वो ये बात करें कि मशर ठीक करनी है नहीं होनी। उनका एक पॉलिटिकल रोल होता है, उनका प्रोफेशनल रोल होता है। आर्मी का इदारा बेसिकली उसका काम ये बनता है कि वो हमारी सिक्योरिटी के ज़ामिन है, और हम अपनी फौज के साथ भी, ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी, खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि मुल्क भी हमारी, ये फौज भी हमारी, हम किसी के कोई दुश्मन नहीं है। म्यारी तनकीद, कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो चलती रहती है। लेकिन जनाब ये आर्मी चीफ की डोमेन नहीं बनती कि वो माशरत के ऊपर बात करें, ये डोमेन बनती है वज़ीर ख़ारजा ख़ज़ाना की, ये डोमेन बनती है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की, ये डोमेन बनती है हुकूमत पाकिस्तान की। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान भी 9 मई की आड़ के पीछे छुपकर जो है वो बहुत सारी ड्रामेबाज़ियाँ करने की कोशिश कर रही है, और वो भी ये सियासत खेल रहे हैं कि वो अपने गंदे कपड़े जो हैं वो हुकूमत के ऊपर, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो एस्टैब्लिशमेंट लाई है, हम तो इनकी उंगली पकड़े चल रहे हैं, पैम्पर्स इन्होंने बांधे हुए हैं, और इनको जनाब वॉशरूम भी जो है वो ताकतवर शख्सियत लेकर जाती है, उसके इजाज़त के बगैर ये वॉशरूम भी नहीं जा सकते। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो सूरत-ए-हाल है, और ये सिर्फ इसको फितना नापने के लिए जो है वो रखा हुआ है शहबाज शरीफ को। बाकी इस मुल्क में जो है वो हुक्मरानी तो एस्टैब्लिशमेंट की है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी बेहतर तौर पर जो है वो जानता हूँ। तो जनाब अब जो एक अहम तरीन खबर है कि जो जनाब सनम जावेद साहिबा पिछले 1 साल से जो है वो जेल के अंदर हैं। एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, पाँचवां मुकदमा, पूरे पाकिस्तान की इसको सैर करवा दी गई है फ्री के अंदर। तो खैर जनाब सनम जावेद की खुफिया वीडियो जो है रिकॉर्ड करने का मामला है। तो ये जनाब बेशर्मी की हर हदें जो है पार कर दी गई हैं। मुनीर फारूक टाउटों के टाउटों का सरबराह, जिसने जनाब शेख रशीद का इंटरव्यू भी किया, और आप सब बेहतर तौर पर ये भी जानते हैं कि कुछ एंकर से कामरान शाहिद हों, मुनीर फारूक हों, आदिल शाहजेब हों, 3-4 एंकर्स हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो अगवा-ज़दा लोगों के इंटरव्यूज़ किए, वो उनके ऑफिस से बरामद हो जाते थे और वहाँ पर जाकर जो है इंटरव्यूज़ होते थे। तो मुनीर फारूक ने दावा किया कि सनम जावेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा एक स्पाई खड़ा था, जिससे सनम जावेद ने आर्मी चीफ के घर की खवातीन के मुतालिक नामुनासिब अल्फाज कहे तो भूलेगा, आपका क्या ख्याल है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वो कहते हैं कि हमने जो है वो एक इदारे से बात की, वो इदारा तो कहता है कि हम तो न्यूट्रल हैं, वो इदारा तो कहता है हम तो सियासत बात करते ही नहीं है, वो इदारा कहते हैं हम तो जनाब एपॉलिटिकल हैं, वो इदारा ये भी बात करता है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनाब इदारा ये भी कहता है हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे। यानी कि इनको विरासत के अंदर ये मुल्क मिला, इनके बाप का मुल्क था, फिर इसको विरासत मिला, फिर वो एक जर्नैल से दूसरा जर्नैल, दूसरे जर्नैल से तीसरा जर्नैल, वो एक जनाब इनकी एक चेन चलती आ रही है, और फिर इस मुल्क पर वो काबिज रहते हैं। और ये शरीफ खान माफिया, जरदारी माफिया, यही पिछले दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर जो मुकाबिज हैं। तो मुनीर फारूक साहब ने जनाब ये दावा कर दिया है, और वकार बगा जर्नलिस्ट हैं, वो दावा करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में सनम जावेद के केस की समाअत के दौरान वकील के लिबास में मुबैना तौर पर खुफिया इदारे का एहलकार जो है वो जज के टेबल के नीचे बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा था, और वो जो ज़ाहिर है वो एक खुफिया इदारे का सरबराह था, सॉरी वो मुलाजिम था, वो टेबल के नीचे बैठा हुआ था, उसने वकीलों का लिबास पहना और वहाँ पर बैठकर वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वहां से वो पकड़ा गया, अदालत से उसको गिरफ्तार करवाया गया, काला कोर्ट उससे उतरवा लिया गया। तो ये बदमाशी की जा रही है। तो ये जनाब एक ऑडियो अदालत के अंदर खड़ी होकर जब उनका केस चल रहा था सनम जावेद का, उसको रिकॉर्ड किया गया। अब बेसिकली वो निशाना क्यों बन रही हैं, चलें ये भी बिल्कुल ठीक है कि सनम जावेद जो है उन्होंने जंग लड़ी है, नो डाउट वो खान के साथ खड़ी हुई है, लेकिन उनकी भी गलती है। गलती ये है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, हम भी करते हैं क्रिटिसाइज, अपने मुल्क की साजिशों को भी करते हैं, पॉलिटिकल लोगों को भी करते हैं, इदारों को भी करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है, आप रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। तो सनम जावेद ने किया क्या, उसकी कुछ 9 मई की ट्वीट थी जब खान साहब गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके गिरबान में हाथ डालने की, आगे उन्होंने जो है वो गाली जो है वो दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस बाप को लेकर गए हो उसे वापस कर दो, तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। फिर उसकी ट्वीट आई, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पैसों पर पलने वाले जो है वो, फिर उन्होंने गाली दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्के मारने की। फिर उसने गाली दी कि अपनी अम्मी का रिश्ता देना है, उसे जो जमानत के बाद ले गए हो। यानी कि इस तरह की जो घटिया किस्म की जुबान सनम जावेद ने भी इस्तेमाल की, नो डाउट। आप उसको ऊपर जो है उसको मजम्मत कर सकते हैं कि आप हम भी जो है मुतालबा करते खान साहब को, जैसे अगवा किया गया, जैसे मारा गया, ये मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ आप हाल नहीं कर सकते। हमारे भी शायद इमोशंस होंगे, हमारी कौम के भी इमोशंस होंगे, लेकिन आप इमोशंस के अंदर आकर इस तरह की गालियां जब देंगे तो डेफिनेटली आप जो है आप उसको, आपका उसको खमियाजा भुगतना भी पड़ेगा। आप हद तक इज्जत का केस है, बहुत बड़ा केस है, और आपने जो है वो डीजीसी को मुखातिब करके जो गालियां थी वो भी जनाब आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा कि जब अदालत से जमानत मिल गई तो कैसे लगे इस्लामाबाद वालों। तो ये जो है उस ट्वीट्स के ऊपर जो है सनम जावेद जो हैं उनको कानूनी तौर पर कहा जा रहा है कि उनको हिरासत में रखा हुआ है, और उसको जब तक इंसानी इबरत ना बना लें इसको नहीं छोड़ा जाएगा। बाकियों को छोड़ देंगे, सनम जावेद जो है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये अब तक की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस संग अपनी नज़मी है पाकिस्तान जिंदाबाद।